गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़े से पार्ट देख लिए हैं। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, एटम के बारे में डाल्टन्स के क्या विचार थे, उनको हमने देखा पहले, और फिर वो गलत साबित हुए। वो जो सोचे थे एटम के बारे में वो वैसा नहीं रहा, बल्कि कुछ क्या हुआ, वो चेंज रहा। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया था। उनके पास्टुलेट देखे, वो गलत क्यों साबित हुए, ये भी देख लिया गया। और उसी प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, कैसे जूलियस फ्लकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कनेक्टिविटी चेक कर रहे थे वो गैस का, और उससे उन्हें क्या मिल गया, कैथोड रेज मिला उन्हें। ठीक है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वहाँ से मिल गया। फिर कुछ समय बाद गोल्ड स्टीम नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बस थोड़े से चेंज करके। जैसे उन्होंने कैथोड जो है परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया, जिसमें ढेर सारे होल थे, जिससे आपके जो पॉजिटिव वाले थे वो क्रॉस कर सकें और स्क्रीन पे टक्कर कर सकें। ठीक है, तो गोल्ड स्टीम ने वो दोबारा से वही सेम कैनल रेज जिसे कहा गया, या एनोड रेज जिसे कहा गया। फिर हम लोग देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट होती है कैथोड रे से, क्या क्या कहाँ चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। ठीक है, डिफ्लेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। E/m रेशियो इस केस में जो था वो अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सी ले रखी है। अब देखो, और सबसे ज़्यादा E/m की जो रेशियो आएगी वो किसके लिए आती है, H+ के लिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस जब उसके अंदर हम फिल करते हैं तो उसके लिए जो Q/m या स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और सबसे छोटी साइज़ का पॉजिटिव वाला यही होता है आपका H+, और जिसकी वजह से इसे क्या नाम रख दिया गया था, प्रोटॉन। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था। ठीक है, जिससे एटम का ये पार्ट रहा। O2 अगर आप लोगे तो O2+ बनेगा। आप देखो इसका बिगर साइज होगा, तो इसका जो मास आएगा वो ज़्यादा होगा, और इसका जो स्पेसिफिक चार्ज होगा यानी कि Q/m, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कम आएगी, क्योंकि m की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब हम E/m चेक करते हैं एनोड रेज के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस ले रखी है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें कैथोड रेज की, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो आप चाहे किसी का भी लो, कोई भी गैस क्यों ना लेते हो, जो E/m का रेशियो होगा वो हमेशा ही क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इसीलिए इसे भी क्या बोला गया, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम का। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इन सब पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, यहाँ तक खोज हो गई थी यहाँ तक हमने देख लिया था। इसी टाइम ड्यूरेशन में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी यहीं पे बीच में ही कुछ टाइम ड्यूरेशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज हुई थी। मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी, उन सब ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की, जहाँ से रेडिएशन निकलता था, अल्फ़ा रेडिएट होता था, बीटा गामा रेडिएशन होता था, ये सारी चीज़ें वहाँ से खोज हो गई थी। अब उस खोज के जस्ट बाद ही क्या हुआ, एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, तो वो ये रहा आपका अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता रहता है, डीके होता रहता है ये पार्टिकल। ठीक है, इसे 2He4, ये हीलियम है आपका, हीलियम का न्यूक्लियस ही क्या कहलाता है, 2He4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो यहाँ पे कभी भी ऐसी अगर कोई चीज़ लिखो तो ये नीचे जो लिखा हुआ होता है आपका, वो जैसे यहाँ पे नीचे देखो, नीचे ये आपको चार्ज को बताता है, दिस वन सो चार्ज, और ऊपर जो होता है वो किसको बताता है, वो मास को बताता है, नीचे चार्ज ऊपर मास। तो वो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज हो गई तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम लिया, बेरियम की एक फॉइल लिया, और उस पर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, क्योंकि वो लोग चेक कर रहे थे। तो बम्बार्डिंग बहुत रदरफोर्ड ने भी किया, आगे देखेंगे अभी हम लोग। तो इन्होंने बम्बार्डिंग किया। बम्बार्डिंग इसलिए किया कि वो चेक करना चाह रहे थे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल का जो है वो पेनिट्रेशन पावर कितना है, ये कितना तक भेद सकता है, कितना ज़्यादा भेद सकता है किसी मेटल को, कितने गहराई तक। ठीक है, तो उन्होंने बेरिलियम फायर लिया, अलग अलग मेटल उन्होंने चेक किया। तो पहले बेरिलियम लिया, बेरिलियम पे जब उन्होंने फायर किया तो उन्होंने देखा कि ये एक अलग एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि वो कार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप क्या कर, जैसे ही इसकी बम्बार्डिंग करने लगे तो जैसे ये आपस क्या हुआ, दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होना शुरू हो गया इस केस में, और क्या बन गया, कार्बन बन गया आपका। और साथ में क्या निकला, 0N1, एक नए पार्टिकल की खोज हुई यहाँ पे, जिसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। और ये देखा गया कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, बम्बार्डिंग्स। और यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे देखो, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का था लास्ट पास्टुलेट यानी फोर्थ पास्टुलेट, उन्होंने क्या कहा था, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम देखो नष्ट हो जा रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो बेरिलियम इस रिएक्शन में खर्च हो जा रहा है, खत्म हो रहा है। हीलियम आपका खर्च हो जा रहा है, और एक नया चीज़ बन रहा है, नया एटम बन रहा है। तो एटम कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। समझ आई बात। तो इस तरह से चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की। ध्यान रखो कैसे हुआ ये, कि ये बम्बार्डिंग कर रहे थे बेरिलियम पे,
और बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में एक न्यूट्रॉन उसने जन्म दिया, एक और नया पार्टिकल उसने वहाँ पे दिखा, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और इसका जो मास होता है, इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज़ से हम लोग न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये सब अभी देख लेंगे, जब भी कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग जरूर चेक करेंगे। तो ठीक है, अब फंडामेंटल पार्टिकल की खोज हो गई। ये ढेर सारे साइंटिस्ट जो थे वो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट के दौरान ही क्या हुआ, ये सारे सारे पार्टिकल उन्हें मिले, ठीक है। तो ही फाउंड दैट ये न्यू पार्टिकल विच इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट हैविंग स्लाइटली ग्रेटर मास दैन प्रोटॉन इज इमिटेड एंड ही नेम्ड एज न्यूट्रॉन। क्लियर होगी बात। तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब नया जो हमारा काम था, हमारा नया काम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम्स। यानी कि अब ये तीन जो हैं एटम के पार्ट ही हैं, तो अगर ये सब तीनों ही एटम के पार्ट हैं, तो एटम में ये कहाँ कहाँ और किस तरह से प्लेस्ड हैं, इसके बारे में ढेर सारे कॉन्सेप्ट आए, ढेर सारी थ्योरीज आई, ढेर सारे लोगों ने अपना अपना आइडिया दिया कि ऐसा होगा एटम ऐसा होगा, ठीक है। तो उसी मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल था हमारा, वो था थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम, जिसे आप प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हो या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसे। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ऐसा बोला कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक वाटरमेलन है, ठीक है। अगर वाटरमेलन है तो आप उसमें देखोगे कि रेड पार्ट होता है, और बीच बीच में जो सीड्स होते हैं उसके वो धंसे होते हैं, ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बीच बीच में धंसे होते हैं। तो उन्होंने कहा हो ना हो, जो एटम होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वाटरमेलन जैसा होगा, और जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव को बताता है, यानी पॉजिटिव प्रोटॉन जो हैं वो रेड कलर वाले हैं, वो प्रोटॉन है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हीं के बीच में क्या होता है, धंसे होते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होगा। तो देखो उनके इस तरह से बोल दिए उन्होंने, लेकिन क्या ये सही बोले थे, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ समय के लिए ये चीज़ें वैलिड रही होंगी, 25-30 साल तक, जब तक कि नई थ्योरी नहीं आ गई होगी, ठीक है, कि एटम ऐसा नहीं ऐसा होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो चेंज कर देते हैं इसको, अभी देखेंगे कैसे। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड ए इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। यानी कि एक स्फीयर है पॉजिटिव का पूरा, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, उसके अंदर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, जितने पॉजिटिव के हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव के हैं। चार्ज इक्वल है, चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एटम जो होता है वो आपका पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये था, ये तो आप जानते ही पहले से ही। इन्होंने बस वाटरमेलन का एक स्ट्रक्चर बना दिया और बोल दिया कि पूरा रेड कलर पॉजिटिव है, और जो इसके अंदर सीड्स जो ब्लैक कलर के धंसे हुए हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, और दो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव हैं। अब इसके ड्रॉबैक देखो क्या क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक होंगे, क्योंकि भाई ये तो मॉडल है ही नहीं, एटम का तो ऐसा होता ही नहीं है, बाद में पता चल गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन। तो जब कोई ऐसा होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने बनाया था। तो एटम इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक दूसरे के करीब हैं तो वो क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और अगर जुड़ते हैं तो क्या होगा, एटम आपका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है, और ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये थ्योरी आपका, ठीक है। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस। ये सब जो भी आगे के कॉन्सेप्ट हैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं बता पाया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। समझ में आई बात। तो ये आपका थॉमसन साहब ने ऐसा सोचा, जिससे हमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा जो हुआ वो बस ये था कि एक सोच बनी लोगों की कि एटम के बारे में और डिटेल जानकारी जुटाने के लिए। तो लोगों की सोच बन गई, तो लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया, चलो चेक करते हैं कि ऐसा ही है कि कैसा है, ठीक है। तो देखा गया कि ड्राबैक देखो हो गया। तो अगला जो काम हुआ इसमें वो था आपका रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो इसी एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस का देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि
जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ये बिल्कुल गलत है, गोल्ड स्टीम ने किया था। न्यूक्लियस की खोज आपके रदरफोर्ड साहब ने किया था। यहाँ पे तो थोड़ा शोर ज़्यादा है, लेकिन शायद मेरी आवाज़ क्लियर हो। मैं मना भी नहीं कर सकता, लोग खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके सेटअप की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया। ये रहा एक गोल्ड फॉयल, ठीक है, बहुत ही पतला सा पिन्नी जैसा गोल्ड का उन्होंने मेटल लिया, गोल्ड मेटल लिया। और यहाँ पे क्योंकि अल्फा पार्टिकल देखो, अब सोर्स हमारे पास है क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट की खोज हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा सोर्स रखा है। अल्फा सोर्स मतलब एक ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे रख दिया उन्होंने जहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है निकल रहे हों, वो डीके कर रहे हों, ठीक है। और फिर क्या किया, इस फॉयल पे बम्बार्डिंग कर दी अल्फा पार्टिकल की। दो बम्बार्डिंग तो हमने अल्फा पार्टिकल की और सारे मेटल पे भी देखा था, बेरिलियम, जैसे बेरिलियम पे किया गया था, चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन की नया पार्टिकल मिला था उन्हें वहाँ से। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डिंग की और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पीछे एक स्क्रीन लगा दिया। आप सर्कुलर बना लेना इसे, मैं छोटा सा बनाया हूँ, और दूर तक बना लेना। सर्कुलर एक स्क्रीन बनाया, अच्छा सा स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड को उन्होंने कोटिंग कर दी, पूरे पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई, ठीक है, कि अगर यहाँ से कोई पार्टिकल चला और यहाँ से क्रॉस करके इस पे अगर स्ट्राइक करेगा तो पता चलेगा हमें, क्योंकि जिंक सल्फाइड की क्वालिटी हम जानते हैं, अगर किसी पे लेप हुआ तो जहाँ टच होगा, जहाँ कोई पार्टिकल टक्कर मारेगा, वहाँ से क्या होगा, लाइट जनरेट होगा, यहाँ से एक स्पॉट लाइट का नज़र आएगा, वो भी ग्रीन कलर का। समझ में आई बात? ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो ये था उनका सेटअप कुछ खास नहीं रहा। ये रहा स्क्रीन, ये रहा गोल्ड फॉयल, और ये रहा आपका अल्फा सोर्स, ठीक है।